हेलो एवरीवन, मैं भैया सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी पूरी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, पूरी मेहनत करिए क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म है वो आने वाले सितंबर से, शायद नोटिफिकेशन आ जाए सितंबर में। तो पूरी पूरी मेहनत करिए ताकि आपका पहले से ही बेस क्लियर हो, फिर आप एग्जाम के हिसाब से उसे पढ़ सके। चलिए, तो पहले हमारी आज वीडियो की चीज की होने वाली है करंट अपडेट, डेली करंट अपडेट की वीडियो होने वाली है। डेट क्या है आज? 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल की करंट अपडेट्स की वीडियो है ये। तो न्यूज क्या है, पहले न्यूज देख लेते हैं। पहली, यूनियन मिनिस्टर रूपाला टू लॉन्च एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव APPI। ओके, तो क्या लॉन्च किया जा रहा है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा? लॉन्च किया जा रहा है एक इनिशिएटिव जिसका नाम क्या है? एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव। जो एनिमल्स, जो जानवर है, एनिमल मतलब जानवर, तो जानवर के रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है, ठीक है ना, कोई भी पैंडेमिक आता है तो उसके लिए प्रिपेयर रह सके, है ना। इस चीज के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है। इसी के अंदर प्रोजेक्ट अशोहा लॉन्च किया जा रहा है। अगर अशोह नहीं तो फिर AHSSOH, ठीक है। ये प्रोजेक्ट इसी के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। इसकी फुल फॉर्म अभी आपको बताऊंगा मैं, है ना। तो किस चीज के मिनिस्टर हैं रूपाला जो है यूनियन में? किस चीज के मिनिस्टर है? ये मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री। किस चीज के मिनिस्टर है? मिनिस्टर ऑफ फिशरी, मतलब जो आपकी फिशेज होती है, मछली होती है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल से रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो, और फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, उस सबके मिनिस्टर कौन है? रूपाला जी। उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट अशोह, AHSSOH। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। क्या है इसकी फुल फॉर्म? एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट वन हेल्थ। क्या है? एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर क्या काम होगा पहले समझिए, किसके साथ मिलकर लॉन्च किया जा रहा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रही है। जब यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे आ गए तो सीधी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार लॉन्च कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है इसे मिलकर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। अभी जो है ये 5 साल के लिए लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना। 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है और इसमें जो भी काम होगा उसको कोशिश की जाएगी वो परमानेंट हो जाए, ताकि क्या हो, उसको आगे भी ऐसे ही लेके चल सके, है ना। उसको एक परमानेंट काम बना दिया जाए, इसको टेम्परेरी ना बनाया जाए। जो भी प्रिपेयरनेस के लिए चीज होंगी, है ना, जिस चीज के ऊपर भी काम होगा उसको परमानेंटली स्टैब्लिश कर दिया जाए। अब किस चीज के ऊपर काम होगा ये पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? कितने पैसे लगाए जा रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो पहले हम क्या देखते हैं? पहले हम देखेंगे पैसे कितने लगाए जा रहे हैं। पैसे लगाए जा रहे हैं 1228 1228.30 करोड़, सॉरी 70 करोड़, 1228.70 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है। समझ रहे हो आप? 5 साल के लिए प्रोजेक्ट है और पैसे कितने लगाए जा रहे हैं? 1228.70 करोड़ पैसे इस चीज के लिए लगाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट के लिए, इसके लिए। अब ये प्रोजेक्ट क्या है हमको ये समझना है ना। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें क्या होगा, किस चीज से रिलेटेड है, ये सब समझना है। तो इसमें काम किस चीज पे किया जाएगा? देखिए, जो भी जानवरों से रिलेटेड चीज होंगी उन सब पे काम किया जाएगा, है ना। अब कैसे, किस किस चीज पर काम किया जाएगा? जैसे जो जानवरों के हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर काम किया जाएगा, है ना। जो जानवरों के हॉस्पिटल्स है, वेटरनरी हॉस्पिटल्स इनको बोलते हैं, ठीक है। फिर जो वेटरनरी प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स मतलब जो डॉक्टर होंगे, वेटरनरी मतलब जो जानवरों से रिलेटेड चीज होगी, इसको उस पर वेटनरी लिखा होगा। तो वेटनरी हॉस्पिटल्स जो जानवरों के हॉस्पिटल्स हैं, वेटनरी प्रोफेशनल्स जो जानवरों के कौन है? प्रोफेशनल का मतलब क्या है? जो हॉस्पिटल में काम करेंगे, जो डॉक्टर्स है जानवर के। अब वो डॉक्टर हो, नर्सिस हो, ये सब जो होते हैं ये कौन हो गए? वेटनरी प्रोफेशनल्स, है ना। फिर लैब्स बनाई जाएंगी, देखिए टोटल 5 सिटीज में भी लॉन्च किया जा रहा है। कहां लॉन्च किया? सॉरी 5 स्टेट्स में अभी लॉन्च किया जा रहा है ये। 5 स्टेट्स में लॉन्च किया जा रहा है ये टोटल, है ना। तो 5 स्टेट्स में 5 स्टेट्स में लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें 300 के आसपास, 300 प्लस वेटरनरी हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। वहां पे जो प्रोफेशनल्स होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा इस हिसाब से। फिर लैब्स बनाई जाएंगी। अब लैब्स क्यों बनाई जाएंगी? ताकि बीमारी कोई हो तो उसे चेक किया जाए, ये देखा जाए कि कहीं ऐसी बीमारी तो नहीं है जो बहुत ज्यादा फैल जाएगी, है ना। कोई जूनोटिक डिसीज तो नहीं है। जूनोटिक डिसीज क्या होती है?
जूनोटिक डिसीज होती है ऐसी डिजीज जो जानवरों से इंसानों में फैल सके, ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है। तो इन सब चीजों के ऊपर, ताकि कल को आगे कोई क्या ना आ सके, पैंडेमिक ना आ सके, है ना, ताकि आगे कोई पैंडेमिक ना आ सके। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना क्या था, वो भी तो पैंडेमिक था, ठीक है ना। तो ऐसा कोई पैंडेमिक दोबारा से ना आ सके, इसी चीज के ऊपर इस प्रोजेक्ट को बेस्ड किया गया है ना। जानवरों की पूरा पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि वो उन खाली जानवरों में भी कोई पैंडेमिक ना आ जाए, है ना, या फिर इंसानों और जानवरों दोनों में कोई पैंडेमिक ना आ जाए। अब पैंडेमिक होता क्या है, आपको पता है पैंडेमिक को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, जब कोई ऐसी बीमारी है ना जो पूरी दुनिया में फैली हुई हो, उसको कहते हैं क्या, पैंडेमिक। उसको क्या कहते हैं, पैंडेमिक। जब कोई ऐसी बीमारी जो हर जगह पे फैली हो, उसको कहते हैं पैंडेमिक, ठीक है। ये तीन टर्म होती हैं, एंडेमिक, इपिडेमिक और पैंडेमिक, ठीक है। तो पैंडेमिक का मतलब क्या है, ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैली हुई हो। तो ऐसी कोई बीमारी ना हो जाए, इसी चीज के लिए ये जो प्रोजेक्ट है, इसको ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। और इस इनिशिएटिव के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा, जिस प्रोजेक्ट में हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, है ना, प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाएगा, लैब्स बनाई जाएंगी, जूनोटिक डिसीज जो है उनको कंट्रोल किया जाएगा, फिर फॉरेस्ट्री को कंट्रोल किया जाएगा कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो जंगलों में फैल रही है ना। जंगलों में फैलेगी तो उसको फिर लाया जाएगा, लैब में चेक किया जाएगा, जानवरों के अंदर तो नहीं फैल रही, जानवरों से इंसानों में तो नहीं जा रही, फिर इंसानों के अंदर तो नहीं फैल रही, हवा में तो नहीं फैल रही। ये सब चीजें चेक करी जाएंगी इस लैब में, समझ गया आप। तो इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया जा रहा है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नाग अर्जुन सागर श्री शाइलाम, नाग अर्जुन सागर श्री शाइलाम टाइगर रिजर्व। एक टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व मतलब ऐसी जगह जहां पे टाइगरों को रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, ठीक है। ऐसी जगह जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टाइगर रिजर्व। तो नाग अर्जुन सागर और श्री शाइलाम टाइगर रिजर्व एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI हैज साइंड MOU। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। या फिर MOU क्या होता है, ठीक है। वो जो पेपर, कोई भी डील साइन होती है, उसके अंदर जो पेपर साइन होते हैं ना, उसमें क्या लिखा होता है कि आपने जो कहा है हम समझ गए, हमने जो कहा है वो आप समझ गए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना, उसके ऊपर साइन कर देते हैं। तो साइन करने का मतलब क्या है कि ये जो है हम समझ गए, आपने जो कहा है और जो हमने कहा है वो आप समझ गए, सबकी शर्त उस पर लिखी रहती है। वही होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सीमलेस एंड एफिशिएंट एंट्री फॉर व्हीकल्स, ठीक है। दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार न्यूज को। नाग अर्जुन सागर श्री शाइलाम टाइगर रिजर्व एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI हैज साइंड MOU फॉर सीमलेस, है ना, बिना किसी परेशानी के, आसानी से, है ना, आसानी से। सीमलेस का मतलब आसानी से, एंड इफिशिएंट, ठीक है, इफिशिएंट एंट्री फॉर व्हीकल्स। जो व्हीकल्स मतलब जो वाहन होंगे उनकी एंट्री हो सके, इसी वजह से प्रोजेक्ट जो है साइन किया गया है ना। अब हमको पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये नागार्जुन और श्री शाइलाम जो टाइगर रिजर्व है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में जान के फिर जानेंगे ये जो MOU है इसमें क्या साइन हुआ है, इसमें क्या क्या होगा, फिर इसको जानेंगे। तो ये पड़ता कहाँ है, पहली बात ये पता होना चाहिए है कहाँ पे टाइगर रिजर्व। ये आंध्र प्रदेश और कहाँ, तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। ये टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है, ये फैला हुआ है 3728 किलोमीटर स्क्वायर में। 3728 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ना। और जो स्पेशल एरिया टाइगरों के लिए रिजर्व है, तो इस एरिया में टाइगर रहेंगे, वो कितना एरिया है, वो एरिया है आपका 1200 किलोमीटर स्क्वायर, 1200 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये जो है आपका पूरा जो ये टाइगर रिजर्व है ना, ये उसके लिए जो है कितना है 3728 किलोमीटर स्क्वायर। और जो स्पेशली टाइगर्स के लिए है ना, वो एरिया है 1200 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो आपका टाइगर रिजर्व है, ये वन ऑफ द, ये मतलब बहुत सारे जो इंडिया में टाइगर रिजर्व है उनमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। 2 राज्यों में फैला हुआ है, आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है, 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो बहुत ज्यादा जगह में ये फैला हुआ है, समझ गए आप। अब अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे ना टाइगर रिजर्व तो है ही, है ना, बहुत सारे जानवर और भी हैं, तो इस वजह से भी यहाँ बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, लेकिन और भी कई सारी चीजें जिसकी वजह से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। क्या चीज,
ये जो आपको श्री शाइलाम दिख रहा है ना, श्री शाइलाम जी का मंदिर है यहाँ पे, है ना, क्या है, मंदिर है श्री शाइलाम जी का। ओके, पहली चीज तो यही हो गई जो जानवर यहाँ रह रहे हैं, टाइगर रिजर्व है क्योंकि। दूसरी चीज श्री शाइलाम जी का मंदिर है यहाँ पे। तीसरी चीज यहाँ पे वाटरफॉल्स बहुत है। वाटरफॉल मतलब झरने बहुत है यहाँ पे, बहुत फेमस फेमस जो झरने हैं हमारे साउथ के, उनमें से बहुत अच्छे अच्छे झरने हैं यहाँ पे, 2-3 जो इस टाइगर रिजर्व के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, तो झरने बहुत है यहाँ पे जो बहुत फेमस फेमस है ना। फिर कृष्णा रिवर, जो कृष्णा नदी है वो भी यहाँ से होके निकल रही है ना, कृष्णा नदी जो है वो भी यहाँ से होके निकल रही है। तो इसी वजह से क्या है ना कि यहाँ पे एरिया जो है ये बहुत ज्यादा टूरिज्म के लिए भी है एरिया। टूरिज्म मतलब लोग यहाँ पे घूमने बहुत आते हैं, ठीक है ना। अब जो घूमने लोग आते हैं, रोज बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उनको, इस फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट रिजर्व है या फिर जो टाइगर रिजर्व है, इसमें एंट्री भी तो करनी पड़ेगी, है ना। अब अंदर जाने के लिए पैदल तो जाएंगे नहीं, जंगली जानवर रहते हैं, तो इस वजह से गाड़ी में अंदर जाते हैं, जो गाड़ियां होती हैं उसमें अंदर जाते हैं, जो हाईवे बना रखा है वहां पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, उस पर जाते हैं, सबको देखते हुए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री करने के लिए पहले नॉर्मल होता था, पहले आप लाइन लगाओ, टिकट लो, उसके बाद आप अंदर जाओगे। तो वही जो परेशानी है, ये जो लाइन लगती है, भीड़ बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, लोगों को देरी हो जाती है, उसी चीज को उससे हटाने के लिए, उसी चीज को कम करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है साइन किया गया है, ये जो टाइगर रिजर्व है इसके और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के बीच में। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो एंट्री होगी वो फास्ट ट्रैक से होगी। किससे होगी, फास्ट ट्रैक से होगी जो एंट्री होगी। अब फास्ट ट्रैक आपको पता है, फास्ट ट्रैक आपने कहां देखा होगा, फास्ट ट्रैक आपने जो ये आपके टोल्स होते हैं, जो टोल होते हैं वहां पे आपने देखा होगा फास्ट टैग लगा रहता है ना। आपकी गाड़ी पे फास्ट टैग होना चाहिए, आपकी गाड़ी पे फास्ट टैग होना चाहिए, है ना। क्या होता है, जब आप वहां से निकलते हो तो अपने आप उसको कैमरा लगा होता है, कैमरा उसको स्कैन करके जितने पैसे कटने हैं उस हिसाब से अपने आप काट लेता है ना। तो इसी तरह से कहां पे लगाया जाएगा, जो ये आपका टाइगर रिजर्व है इसके गेट्स पे लगाया जाएगा फास्ट टैग। ये क्या करेगा, जब वहां पे कोई घूमने जाएगा, है ना, और उसको एंट्री लेनी है, तो उसके गाड़ी पे फास्टैग लगा होगा, फास्टैग से वो पैसे काट लेगा जो कटने हैं, और वो सीधे अंदर चले जाएंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, जो क्राउड है उसको कम कर दिया जाएगा, जो भीड़ है उसको कम कर सकते हैं इसकी मदद से। इसी वजह से ये जो MOU है ये साइन किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पे फास्ट ट्रैक का इस्तेमाल होगा एंट्री करने के लिए, तो कौन सा टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है आपका नागार्जुन श्री साइलाम टाइगर रिजर्व। ठीक है, या फिर कोई पूछ ले आपसे, ये जो नागार्जुन और श्री साइलाम टाइगर रिजर्व है इसने किसके साथ MOU साइन किया है, किसके साथ संधि करी है, वो कौन है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझ गए आप। अब जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या कर रही है, और भी बहुत सारे जो टाइगर रिजर्व है या फिर नेशनल पार्क्स हैं उनके साथ भी बात कर रही है, ताकि वहां पे भी फास्ट ट्रैक जो है उसको एज अ एंट्री इस्तेमाल किया जा सके। समझ रहे आप। तो क्या होगा, इससे सब कुछ क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, तेज चलने लगेगा उसके बाद सब कुछ, है ना। तो इसी वजह से इसको भी स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नंदिनी गुप्ता विंस फेमिना मिस इंडिया 2023। तो नंदिनी गुप्ता क्या जीत गई है, नंदिनी गुप्ता जीत गई है फेमिना मिस इंडिया 2023 जीत गई है, मिस इंडिया बन गई है, मतलब कुल मिला के इस 2023 की क्या बन गई है, मिस इंडिया बन गई है नंदिनी गुप्ता। ठीक है, अब इसमें आपको क्या जानना है, इस वाली न्यूज में आपको क्या जानना है, देखिए इस वाली न्यूज में आपको जानना क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए कि नंदिनी गुप्ता जो है वो मिस फेमिना मिस इंडिया 2023 बन गई है ना। इसका पूरा नाम है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, पूरा नाम है मिस इंडिया वर्ल्ड, है ना। अब ऐसा क्यों है, इसका नाम मिस इंडिया वर्ल्ड क्यों है, देखिए इसका नाम मिस इंडिया वर्ल्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी जीतता है ना, फिर वो मिस वर्ल्ड का जो कॉम्पिटिशन होता है उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वहां पे जाके क्या करता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जो मिस वर्ल्ड का आपका, हाँ जो मिस वर्ल्ड का आपका कंपटीशन होता है वहां पे जाके फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इसमें जो भी जीतता है। तो इंडिया को जो मिस वर्ल्ड के फेमिना के जो कंपटीशन होगा उसमें रिप्रेजेंट करेंगी, कौन करेंगी, वो करेंगी नंदिनी गुप्ता, जो इस बार वाला होने वाला है 2023 वाला, उसमें नंदिनी गुप्ता रिप्रेजेंट करने वाली है किसको, इंडिया में। ठीक है, इसीलिए आपको ये न्यूज जाननी जरूरी है। समझ गए आप। अगर आपसे कोई पूछ ले नंदिनी गुप्ता भी न्यूज में कि कौन है नंदिनी गुप्ता, तो आपको बताना है ना। फिर आपसे कोई पूछ ले कि मिस इंडिया वर्ल्ड जो आपका फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड है को इस बार किसने जीता है, नंदिनी गुप्ता ने। कोई पूछ ले भारत को इस बार मिस वर्ल्ड का जो कंपटीशन होता है उसमें रिप्रेजेंट कौन करता करेगा, तो नंदिनी गुप्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। जापान से प्रधानमंत्री PM
प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा कौन है? जापान के प्रधानमंत्री हैं। फूमियो किशिदा अटैक्ड इन अ ब्लास्ट। तो जो जापान के प्रधानमंत्री हैं कौन इस समय पे? जो जापान के प्रधानमंत्री हैं कौन है? फूमियो किशिदा। इस समय पे जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। इनके ऊपर क्या हुआ है? ब्लास्ट से इनके ऊपर अटैक हुआ है। ठीक है, ये जापान के 27वें, ये जापान के 27वें प्रधानमंत्री। अभी मैंने यूं क्यों बताया कि 27वें प्रधानमंत्री है, कोई जरूरी ऐसा था नहीं, लेकिन आप मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे पहले 26 और 25वें जो प्रधानमंत्री थे, 25वें प्रधानमंत्री कौन थे जापान के? 25वें प्रधानमंत्री थे जापान के शिंजो आबे। कौन थे? शिंजो आबे। 9 महीने पहले ही अभी शिंजो आबे 9 महीने पहले 9 मंथ पहले क्या हुआ था? 9 महीने पहले इनके ऊपर भी अटैक हुआ था। ये अपना एक पब्लिक की वो चल रही थी, उसमें क्या कर रहे थे? भाषण दे रहे थे, है ना, पब्लिक ऐसी बीच में खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तो इनके ऊपर गोली मार दी गई, 2 गोली इनके लगी और इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? शिंजो आबे जी की, है ना। अब ये जो इस समय पे कौन है? प्रधानमंत्री है 27वें प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। अब क्या हुआ है? इनके ऊपर ब्लास्ट से अटैक हुआ है ना, हालांकि ये बच गए, इनको बचा लिया गया है ना, इनको ये बच गए हैं उस अटैक से, लेकिन इनके ऊपर अटैक हुआ है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो जापान की जनता है, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों ही है, बल्कि कौन कौन? 25 में कौन है? शिंजो आबे, है ना। फिर 26 में कौन है? 26 में है योशिहिडे सुगा। कौन? योशिहिडे सुगा। 26 में कौन है? योशिहिडे सुगा। और इस समय कौन है? 27 में फूमियो किशिदा। ये तीनों ही जो है ना, ये तीनों ही एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये तीनों ही एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, समझ गए आप? एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान। ये तीनों ही एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो जीते थे, जो इलेक्शन जीते थे? वो कौन थे? वो थे आपके शिंजो आबे। इनकी तबीयत खराब थी, इसी वजह से इन्होंने किसको बना दिया? ये सुगा जी को बना दिया। और फिर इनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि लोगों को इनकी पॉलिसीज पसंद नहीं आई। इनकी जो अप्रूवल रेटिंग थी बहुत ज्यादा गिर गई। अप्रूवल रेटिंग क्या होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अप्रूवल रेटिंग क्या होती है यहाँ लिख लिया है मैंने, अभी आपको बताऊंगा अप्रूवल रेटिंग क्या होती है। उसके बाद फूमियो किशिदा इस समय पर जो प्रधानमंत्री बने, इनके सुगा जी के हटने के बाद अब इनके ऊपर भी अटैक होने लगे हैं, समझ रहे हो आप? तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो जनता है जापान की, वो इस पार्टी से खुश नहीं है। ये जो पार्टी है इसी के तो लीडर है तीनों के तीनों, है ना। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान जो है इससे खुश नहीं है, समझ रहे हो आप? अब ये समझिए अप्रूवल रेटिंग क्या होती है, फिर इसके आगे चलेंगे क्यों खुश नहीं है, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए अप्रूवल रेटिंग क्या होती है। देखिए जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन अगर इंडिया की बात करूं तो हर 5 साल में होता है, अमेरिका की बात करूं 4 साल में होता है, तो इसी तरह हर एक देश में 3-4 5 साल के बाद ही होता है, किसी किसी में 6 साल के बाद होता है ना। लेकिन एक पीरियड के बाद होता है, कुछ सालों के बाद ही होता है जो इलेक्शन होगा किसी भी देश में, है ना। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा? लोग जैसे मान लो आज कोई प्रधानमंत्री बन गया, है ना, और अगले 5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहेगा, समझ रहे हो आप? अगले 5 साल तक वो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति रहेगा किसी देश का, है ना। लेकिन लोगों को 1 साल बाद ही वो पसंद ना आना शुरू हो गया, तो वो कैसे पता चलेगा? लोग तो 5 साल बाद ही लेकर वो दे सकते हैं वोट, कैसे पता चलेगा? तो क्या होता है, उसी के लिए बहुत सारे क्या है कंपनीज हैं, है ना, अलग अलग देशों की, जो क्या करती है, सर्वे करती है ना। और सर्वे करके लोगों से पूछती है क्या आप अपने प्रधानमंत्री से खुश हो कि नहीं हो, या जानते हो कि नहीं जानते, ऐसे करके पूरा क्या करती है, सर्वे करती है ना। फिर लोग जो वोट देते हैं उसके हिसाब से उनको परसेंटेज मिल जाती है। जैसे पिछले 3 से 4 सालों से अप्रूवल रेटिंग में सबसे ऊपर कौन चल रहा है? पूरी दुनिया में सबसे ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, जिनको 75% के आसपास, नरेंद्र मोदी जी को 75% के आसपास क्या है, अप्रूवल रेटिंग है। मतलब हर साल इनको क्या हो रहा है, जो 75% के आसपास ही रहे हैं, उससे नीचे गए नहीं है, 70% से नीचे तो गए नहीं है, बल्कि ऊपर ही गए 75 से, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 70 से 75% या 80% लोग अभी भी चाहते हैं कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे, ठीक है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे, है ना। वहीं अगर हम बात कर लें किसकी, फूमियो किशिदा की, या फिर ये जो सुगा जी थे इनकी बात कर ले दोनों की, तो जो फूमियो किशिदा जी हैं इनकी अप्रूवल रेटिंग इस समय पे चल रही है 29%, के बस 29% लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बनी रहे, बाकी सब चाहते हैं हट जाए, है ना। वहीं पे सुगा जी की बात करें तो इनकी भी अप्रूवल रेटिंग 30 के आसपास आ गई थी, समझ रहे आप? तो इसी वजह से इन्होंने तो रिजाइन कर दिया कि बहुत लंबे समय तक रहना जरूरी नहीं है। हो सकता है फूमियो किशिदा जी भी रिजाइन कर दे, लेकिन अभी इन्होंने रिजाइन नहीं किया है। तो ये क्या है, अप्रूवल रेटिंग होती है, समझ गए आप? अप्रूवल रेटिंग क्या होती है?
हर साल जो अलग अलग कंपनीज होती है वो सर्वे करती है कि आप अपने प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होगा उससे खुश हो कि नहीं हो। समझ गए? सबसे ऊपर कौन रहता है इसमें अभी तक? पिछले 3-4 साल से नरेंद्र मोदी जी सबसे ऊपर है। समझ गए? इनकी सबसे अच्छी अप्रूवल रेटिंग। तो जितनी बेकार अप्रूवल रेटिंग उतना ही आपके लोग हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने रहो या आगे बनो, दोबारा से आपको जिताएंगे। तो अब क्या है इसका, इससे क्या पता चल रहा है? जब देखो मैंने आपको क्या बताया, इनके ऊपर डायरेक्टली अटैक भी हो रहे हैं। दूसरी चीज, इनकी अप्रूवल रेटिंग भी बहुत कम है। तो इसका मतलब लोग खुश नहीं है इनसे। यही मैं बताना चाह रहा था आपको, लोग खुश नहीं है। अब लोग खुश क्यों नहीं है? अपने जो प्रधानमंत्री हैं जापान के, उससे उनसे लोग खुश क्यों नहीं है, ये समझिए आप, है ना? क्योंकि जो पहले प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे जी, 25वें प्रधानमंत्री, इनको भी गोली मार दी। चलो इन्होंने तो रिजाइन कर दिया, सूगा ने इसलिए बच गए। अब फूमियो किशिदा जो है, इनके ऊपर भी अटैक होने लगे, है ना? बॉम्ब फेंक दिया इनके ऊपर। तो खुश क्यों नहीं है? देखिए इसके 3-4 कारण है। इसके खुश ना होने के 3-4 कारण है जिसकी वजह से लोग जापान के खुश नहीं है अपने लोग से। तो क्यों खुश नहीं है? देखो पहली चीज जिस वजह से खुश नहीं है, लोगों का मानना है कि फूमियो किशिदा जो है ना, ये जापान के फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे, है ना? इनका जो विजन है ना, जो इनका गोल है अपने देश को कैसे आगे लेके चलना है लंबे समय के लिए, इनका कोई गोल नहीं है। बस ये क्या कर रहे हैं, बस ये जो है आज के दिन को चलाओ, आज के दिन को चलाओ, ऐसे कर रहे हैं, आगे के लिए नहीं सोच रहे, लंबा नहीं सोच रहे। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? क्योंकि देखिए जापान में ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरता चला जा रहा है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि एक सोसाइटी, एक लोगों की सोसाइटी जो है वो किस तरह से रहती है, ठीक है? अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके सबके घरों पे एसी लग रहा होगा, है ना? कुछ ऐसे होंगे जो खाली पंखे या कूलर में काम चला रहे होंगे, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एसी है, और जो पंखे कूलर चला रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पंखे कूलर है। समझ रहे हो? कुछ लोग ऐसे होंगे जो हफ्ते में एक बार बाहर होटल वगैरह में खाने जाते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरी महीने भर घर ही खाते होंगे। तो ये उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो ये क्या होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि आप किस स्टैंडर्ड के रहते हो, ठीक है? आप कैसे सोसाइटी में रहते हो, आपकी सोसाइटी किस स्टैंडर्ड की है, उसी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं। आप किस हिसाब से रह रहे हो, है ना? जी कैसे रहे हो, लिविंग का मतलब जी रहे हो, और जो आपके जीने का स्टैंडर्ड है उसको कह देते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जापान में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लगातार गिर रहा है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जापान में क्यों गिर रहा है ना? क्योंकि लोगों की सैलरी लगातार कम होती चली जा रही है ना? जो लोगों की सैलरी है वो लगातार कम होती चली जा रही है। क्यों कम होती चली जा रही है? देखो बेसिकली सैलरी तो कम नहीं हो रही है, पर क्या हो रहा है ना, महंगाई बढ़ रही है ना? जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? जो चीज पहले 10 रुपए की मिलती थी 20 की मिलेगी, 30 की मिलेगी, तो क्या होगा? अब आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। जो उसको पहले आप खरीद रहे थे अब नहीं खरीद पाओगे। जब नहीं खरीद पाओगे तो जो आप पहले अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रखते थे उसको रख नहीं पाओगे। अब आपको कुछ सस्ती चीज रखनी पड़ेगी, तो क्या हुआ? आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर गया। समझ रहे हो? तो सैलरी बेसिकली कम नहीं हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर रही है, इसी वजह से लोग खुश नहीं है, ठीक है? पहली बात। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है जो इनका डिफेंस बजट बढ़ रहा है। डिफेंस बजट जो बढ़ रहा है जापान का, देखिए जो जापान की समय पे पार्टी पावर में है ना, या फिर कोई आगे पार्टी आएगी, उन लोगों का सोचना क्या है? देखिए उनका सोचना है कि देखो एक तरफ रशिया खड़ा हुआ है, नॉर्थ की तरफ को रशिया खड़ा हुआ है हमसे लड़ने के लिए, नीचे साउथ की तरफ कौन खड़ा हुआ है? चाइना खड़ा हुआ है हमारे हमसे लड़ने के लिए। तो अब इन दोनों से लड़ने के लिए आर्मी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि देखो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जापान ने बहुत छोटी आर्मी बना रखी है, बस के अपने आसपास के एरिया के देख ले, इतनी बड़ी आर्मी नहीं है कि रशिया या फिर चाइना से लड़ सके। इनकी तो इतनी बड़ी बड़ी आर्मी इंडिया की इतनी बड़ी आर्मी है, फिर भी इनकी आर्मी से नीचे आता है इंडिया का वो फायर पावर इंडेक्स होती है उसमें। समझ रहे हो आप? फिर जापान की तो आर्मी कहीं है ही नहीं इनके मुकाबले। समझ रहे हो? तो इसी वजह से ये पैसे ज्यादा दे रहे हैं डिफेंस बजट में, ताकि क्या हो, आर्मी को बढ़ाया जा सके, नए नए इक्विपमेंट बनाए जा सके, नए नए हथियार बनाए जा सके, है ना? और जापान के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं है हमारी तरह, है ना? न्यूक्लियर पावर भी नहीं है उनके पास, न्यूक्लियर बॉम्ब, सॉरी पावर नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है जैसे हमारे पास है उनके पास तो वो भी नहीं है। तो फिर क्या है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है यूएसए के ऊपर, क्योंकि जब दूसरे विश्व युद्ध में यूएसए ने इनके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया था, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो यूएसए ने इनसे बोला था तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। अब यूएस किसी और को तो किसी और की रक्षा कर नहीं रहा, इनकी कैसे करेगा? है ना? इतने सारे देश हैं जो यूएसए के ऊपर ही निर्भर थे, लेकिन वो गिरते चले जा रहे हैं चाइना की वजह से, है ना? रशिया या चाइना जैसे आप बोलना चाहो वैसे ज्यादातर चाइना की वजह से गिर रहे हैं, है ना? तो ऐसे में क्या सोचा है जापान ने कि हमको अपनी सुरक्षा के लिए पैसे जो है ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने डिफेंस सेक्टर में। लेकिन जो जापान के लोग हैं उनका क्या सोचना है? अब उनका क्या सोचना है, देखिए जैसे हमारे यहाँ पे है ना कि हम लोग अपनी आर्मी से बहुत प्यार करते हैं, है ना? आर्मी कोई खड़ी होगी तो उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे, जिस चीज में खड़ी होगी, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, जो भी है, उसके लिए हम हमेशा आगे तक पे खड़े रहते हैं। उसको अगर ज्यादा पैसे दिए भी जा रहे हैं हमारे बजट से तो हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम खुशी होते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है।
जापान के लोगों में ये जो देश प्रेम वाली भावना है ना, ये ना के बराबर हो चुकी है इस समय पे। क्यों? क्योंकि उनको फर्क पड़ता है खाली अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होनी चाहिए, हमारी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आर्मी आर्मी का क्या है ना, तो चाइना, उनका मानना क्या है कि चाइना हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, बस ऐसे ही कर रहा है चाइना। रशिया भी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, ये भी ऐसे ही कर रहा है, और अगर थोड़ा मोड़ा हमला होगा भी तो यूएसए संभाल लेगा, वो उनका मानना है ना। तो सरकार तो सोच रही है थोड़ा लंबा। क्यों सोच रही है कि अगर मान लो यूएसए किसी वजह से मदद नहीं करने आया तो हम अपने अपने देश को तो बचा पाएंगे, भले उनको हरा ना पाए पर अपने आप को तो बचा पाएंगे, कम तो कर पाएंगे अपने आप को। अब वहीं इंडिया की बात करो तो इंडिया में तो आज बोल दो कि लड़ाई हो रही है और आर्मी में भर्ती चाहिए, एयरफोर्स में चाहिए, नेवी में चाहिए, इतने लोग खड़े हो जाएंगे, जनसंख्या इतनी है हमारी, इतने लोग खड़े हो सकते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए, हमको परेशानी नहीं है। ना तो जापान की जनसंख्या इतनी, और जो जनसंख्या है उसमें देश प्रेम भी नहीं है, समझ रहे हो। तो इसी वजह से लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो बढ़ा रहे हो आप डिफेंस बजट, ये अच्छा नहीं है, इसको क्या करो, स्कूल बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए महंगाई को कम करो, है ना, इस सब चीज के लिए इन्वेस्ट करो। ये किसका सोचना है? ये सोचना है जापान के लोगों का। इसी वजह से ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से ये खुश नहीं है। कौन? जापान के लोग। अब दूसरी चीज, तो तीसरी चीज, दो चीज तो होगी, तीसरी चीज क्या हो रहा है जो सरकार के लिए परेशानी हो रही है? क्या? कि जापान की जो जनसंख्या है ना वो लगातार गिर रही है। क्या हो रही है? वो लगातार गिर रही है जापान की जनसंख्या। क्यों गिर रही है? क्यों गिर रही है इनकी जनसंख्या? देखो, लोग यहाँ की शादी नहीं कर रहे, यहाँ के लोग जो है शादी नहीं कर रहे, जापान के लोग। क्या हो रहा है? देखिए जापान की पॉपुलेशन कैसे हो रही है। जैसे हम भारत की बात करें तो हमारी जो मैक्सिमम 65 से 70% की पॉपुलेशन है वो कहां पे आती है? वर्किंग पॉपुलेशन में आती है, समझ रहे हो आप। 20 साल से या फिर 18 साल से 60 साल के बीच में आती है। तो हमारे लिए ये सब लोग काम करेंगे, कुछ भी करें, छोटा करे बड़ा करे, कितना ही बड़ा करे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, और जो भी काम करें, लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे। लेकिन जो जापान की जो जनसंख्या है ना उसकी आधी जनसंख्या बोल सकते हो, 50% नहीं तो चलो 40% तो कम से कम वो जो जनसंख्या है वो 60 से ऊपर है। मतलब क्या है? वो ओल्ड एज पॉपुलेशन हो गई है। अब नई पॉपुलेशन क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लोग वहां पे शादी करने को तैयार नहीं हो रहे, है ना। वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट चलता है, जापानीज में उसका नाम है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जापानीज में हिको कोइमा। क्या बोलते हैं? हिकी कोमोरी, हिकी कोमोरी। क्या बोलते हैं? हिकी कोमोरी, हिकी कोमोरी। ये क्या बोलते हैं? जापानीज में बोलते हैं हिकी कोमोरी। अब हिकी कोमोरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोगों को अकेला रहना पसंद है। अकेला मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, ना उनका कोई परिवार हो, ना उनका कोई घर हो, ना उनको फोन से कोई मतलब है, ना उनको टीवी से कोई मतलब है, इंटरनेट वगैरह किसी से नहीं, बस अपना आराम से रहो और अपना जीवन व्यतीत करो, ऐसा जापान के लोगों का मानना है। इस समय पे जापान में बहुत बड़ी पॉपुलेशन इनकी, बहुत बड़ी तो नहीं पर हाँ बहुत सारे लोग क्या हो गए, 15 लाख के आसपास लोग, 15 लाख के आसपास लोग इस जो ये जो आपकी तरीका है इससे रहना शुरू कर चुके हैं जापान में, और लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जब आप अकेले रहोगे, है ना, अकेले रहोगे तो क्या होगा, जब आपको कोई पार्टनर नहीं होगा, आपकी कोई सेक्स लाइफ नहीं होगी, तो कोई बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, और पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं तो पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। समझ रहे आप? पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जैसे जापान की इस समय पॉपुलेशन 2022 में या 23 में बोलो तो 12 करोड़ है, 12 करोड़, है ना। और यूएन का क्या मानना है कि 2050 तक इनकी पॉपुलेशन 10 करोड़ रह जाएगी खाली। तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन गिर रही है। देखिए पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ना भी दिक्कत है और बहुत तेजी से घटना भी दिक्कत है। पॉपुलेशन या तो स्थिर रही, स्थिर तो नहीं रहती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, लेकिन थोड़ी बहुत ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो परेशानी है, चाहे वो नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। समझ रहे? पॉपुलेशन होगी जब तो देश आगे बढ़ पाएगा, समझ रहे हो ना आप। तो इनकी पॉपुलेशन गिर रही है, इतनी पॉपुलेशन गिरना भी अच्छी बात नहीं होती है, बहुत बेकार बात है। इसी वजह से चाइना को अगर देखो तो पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी चलाता था, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी, अब 3 चाइल्ड पॉलिसी भी कर दी है। अब तो छुट्टी 1 हफ्ते की छुट्टी देना शुरू कर दी है, इसलिए ताकि आप घर जाओ, छुट्टी करो, बच्चे पैदा करो, ताकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाए। हाँ, अब तो चाइना ने ऐसा शुरू कर दिया क्योंकि उनकी पॉपुलेशन गिर रही है लगातार, और उनको पता है पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। देश को अगर ऊपर बना रहना है, देश को अगर आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, यूएसए वगैरह सब देशों को पीछे छोड़ना है, तो उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए। पॉपुलेशन जो उसमें लोग होंगे वही तो कुछ करेंगे देश के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं खाली है इंडिया लिख दूं और इंडिया कुछ कर देगा, है ना। इंडिया तो हमारे देश का नाम है ना, करना तो उसके लिए हमें कुछ है ना, तो हम होंगे ही नहीं तो हम कौन करेगा देश के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन लगातार गिर रही है ना। क्यों गिर रही है मैंने आपको बता दिया, लोगों को अकेला रहना पसंद है, लोगों शादी नहीं कर रहे, बच्चे भी नहीं कर रहे, है ना। तो इसी वजह से क्या है, इनकी पॉपुलेशन भी लगातार गिर रही है। अब यही सब कुछ परेशानी है जिनकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है,
इनकी सरकार भी थोड़ी सी परेशान है, लेकिन लोग सरकार से ज्यादा परेशान है, क्योंकि सरकार क्या बोल रही है, आप शादी करो, बच्चे पैदा करो, ये जो कॉन्सेप्ट है इससे बाहर निकल के आओ, है ना, ये जो फिनोमिना चल रहा है अकेले रहने का, इससे बाहर निकल के आओ, लेकिन लोग मान नहीं रहे, है ना। तो इसी वजह से लोग परेशान है, जिससे सरकार से इसी वजह से इनके ऊपर ओपनली अटैक हो रहा है। समझ रहे हो, लोग क्या कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हमारी तरफ से नहीं चल रहे, इसलिए इनको हटाओ, है ना। अब जो हट नहीं रहे तो इनको मार दो, ठीक है। तो एक बार बोर्ड देख लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारी न्यूज एकदम समझ में आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, फिर भी ऐसी कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आई तो आपको क्या करना है, वीडियो देखे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें तो सर ये चीज हमारी समझ में नहीं आई, तो मैं क्या करूंगा, जो कल की वीडियो होगी 20 अप्रैल की, उसमें मैं आपको समझा दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, है ना। और हमको क्या करें, हम 1000 के आसपास पहुंचने वाले हैं, 800 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो प्लीज हमको सपोर्ट करें ताकि हम जल्दी से जल्दी 1000 से ऊपर पहुंच पाए, ठीक है। और ऐसे ही आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहें, क्योंकि हम जो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमको क्या होगा, हमको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, ताकि हम भी आगे बढ़ के और अच्छे से आपके लिए मेहनत कर सकें, है ना। टू वे जब रिस्पॉन्स आएगा, हमारा रिस्पॉन्स आपके लिए, आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए, तो जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा हम भी उतनी अच्छे से मेहनत करेंगे। देखिए कुछ भी काम हो, कुछ भी काम कोई करना चाहता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। तो हमारे लिए क्या मोटिवेशन होगा कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आपकी समझ में आ रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, आप हमारे साथ जो हमारा परिवार है ये मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। जितना बढ़ेगा उतना हमको मोटिवेशन लगेगा। मोटिवेशन क्या मिलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं लोगों को पसंद में आ रहा है, हमारे साथ लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज हमको सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।